हिंदी पत्रकारिता जो है उसकी सबसे बुरी हालत है। एक भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके उसके अंदर में नहीं मिलेगा, एक ढंग की स्टोरी नहीं मिलती है। हिंदी पत्रकारिता को एक खास समुदाय, एक खास धर्म का अखबार बना दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मराज कुमार है। 2 दिन पहले कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA इंडिया गठबंधन ने एक पत्रकारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के सबसे बड़े बड़े चैनल घरों के, मीडिया हाउसेस के सबसे बड़े बड़े पत्रकारों का नाम शामिल है। और इंडिया ने साफ कहा है कि उस लिस्ट में जितने भी पत्रकार शामिल हैं, उन पत्रकारों को ना तो इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता अपना इंटरव्यू देंगे, ना तो कोई भी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है उन चैनलों में अपने प्रवक्ताओं को भेजेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय कुमार। ये पिछले 25 साल से मीडिया में काम करते हैं, लिखते हैं। उर्दू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हिंदी अंग्रेज़ी सब में लिखते रहे। इनका कॉलम लगातार इनकलाब में छपता है और अंग्रेज़ी के द न्यूज़ ट्रेल जो बंगलोर से छपता है, वहाँ भी ये कॉलमनिस्ट हैं। हम अभय जी से पूछना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों की जो लिस्ट जारी की है कि इसमें अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे भी सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट दिखे थे कि कुछ पत्रकारों के लिस्ट है, खासकर वो न्यूज़ एंकर है जो शाम के वक्त में शो करते हैं और उनका शो बहुत पॉपुलर भी है एक हद तक। तो उनके कुछ नाम थे, आप सब लोग जानते हैं, 14 या 16 लोगों का नाम है इसमें। और बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल जो हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसी तरह के लोग हैं। तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, मेरा क्या रद्द अमल होगा? सबसे पहले तो एक वेलकम, एक इसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। इसकी एक वजह है कि जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, जो बीजेपी RSS के खिलाफ एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहा है, कम से कम दावा कर रहा है उसका, तो उन्होंने जो 14 या 16 पत्रकारों की जो फहरिस्त, जो लिस्ट जारी की है कि भाई हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, इनके शो में हम नहीं जाएंगे, तो ये एक बात की तरफ इशारा करता है कि देश में मीडिया की हालत ख़राब है। और इस बात को यहाँ का वंचित तबका आज से नहीं, वो बरसों बरसों से कह रहा था कि भाई मीडिया में जो है गड़बड़ी है, मीडिया एक ही तरह की बातों को दिखा रहा है। तो इसमें तो हमें खुशी होनी चाहिए कि कम से कम जो इंडिया के अंदर में जितने भी एलाइड पार्टियां हैं, 20-25 के करीब में जो लोग भी हैं, तो सब ने एक सहमति बनाई। तो एक तो अच्छा एक कदम माना जाएगा कि कम से कम वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि मीडिया में कुछ ना कुछ इशू है। और ये इशू इसलिए है कि ये जितने भी पत्रकार लोग हैं, ये लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही नफरती जो एजेंडा होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। आम जबान में अगर हम कहें तो इनका काम है कि आग में घी डालना, आग में पेट्रोल डालना। तो ये सब चीज़ क्या है कि ये मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा ये टारगेट करते हैं, और जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके खिलाफ ये मुसलमानों की तरह उतना खुल के तो नहीं बोलते हैं। लेकिन ये कहीं से नहीं हमें समझना चाहिए कि इनका जो मतलब जो दिल है वो दलित और पिछड़े, आदिवासी, बैकवर्ड के लिए कोई बहुत ही नरम है, नहीं। वो दलित और पिछड़े को वो एक क्या कहते हैं, ऐसी पिटाई उनकी वो करते हैं, उनका ऐसा नुकसान करते हैं कि ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है वो है हिंदू मुसलमान करो, पोलराइज करो, सारे हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ और बाकी मुसलमान को एलिनिएट कर दो। इसलिए वो मुसलमान का बार बार नाम लेते हैं। और दलित पिछड़े को कैसे बर्बाद करेंगे? दलित पिछड़े के जो अच्छे नेता होंगे उनको बदनाम करेंगे, उनको कहेंगे कि सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, भ्रष्ट हो चुकी है, उसको ये कहेंगे यहाँ वंशवाद हो गया है, उसको इस तरह से कहेंगे कि जातिवाद की राजनीति करते हैं ये लोग, फिर उसको ये कहेंगे कि अरे डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो बहुत ही बेहतर है। यानी अपोजिशन पार्टी कहीं स्टेट इलेक्शन जीते ही नहीं। अगर डबल इंजन की सरकार बननी है तो बीजेपी की सरकार सेंटर में है और सारे स्टेट में बीजेपी को स्टेट में बननी चाहिए। तो ये तो जो फेडरलिज्म का जो ढांचा है हमारे संविधान में है उसके भी खिलाफ है कि सब जगह उन्हीं की सरकार हो जाए तो फिर अपोजिशन ही खत्म हो जाए।
तो ये क्या करते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, और जो आदिवासी इलाकों में जल जंगल जमीन को जो छीनने की कोशिश है, तो उसमें ये पूंजीपतियों का साथ देते हैं। तो आप देखिए कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला के खिलाफ हैं, लेकिन इनके खिलाफ थोड़ा ढक के बोलते हैं। मार शायद मुसलमानों से ज्यादा ही मारते हैं इनको, लेकिन पता नहीं चलता है। तो इसका कम से कम संज्ञान लिया इंडिया के लोगों ने, ये जो अलायंस बना हुआ है, और इन लोगों ने इसके बारे में मतलब क्या कहेंगे, अगर इस तरह के स्टेटमेंट जारी किया तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ इसको कह दें कि बहुत ही अच्छा है और यहीं पे चुप हो जाएं, तो ये भी एक ईमानदार पत्रकारिता नहीं है। क्योंकि एक ईमानदार पत्रकारिता एक एजेंडा को कैरी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। हम किसी पार्टी को वोट जरूर करते हैं, लेकिन हमें है कि हमें चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से और बहुत ही क्रिटिकली देखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो चैनल के जिन एंकरों का उन्होंने नाम लिया है, आप एक चीज़ मुझे ये बताइए, एंकर जो है वो क्या है? एंकर है लाउड स्पीकर। क्या है? लाउड स्पीकर। लेकिन जो कैसेट डाल रहा है उसके अंदर में, जो उसके अंदर में गाना बजा रहा है, जो उसका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, वो कौन है? क्या ये मुमकिन है कि कोई पत्रकार जिसकी सैलरी उसका मालिक देता है, और मोटी मोटी सैलरी इनको मिलती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मिलती है, क्या ये मुमकिन है कि आप मालिक हो किसी अखबार के और मैं वहां का न्यूज एंकर हूं, और कोई ये कहे कि मैं गलत गलत खबरें फैलाता हूं, मैं नफरती खबर फैलाता हूं? तो अगर मैं नफरती खबर फैलाता हूं तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो न्यूज चैनल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी इस पूरे लिस्ट के अंदर में क्या दिख रहा है कि एक ही न्यूज चैनल के एक पत्रकार को तो आपने कह दिया कि हम इनके चैनल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो दूसरा पत्रकार है उसके ऊपर आप खामोश हैं, या तीसरे पत्रकार के ऊपर खामोश हैं। सवाल ये भी तो उठना चाहिए कि तथाकथित जो मालिक है, जो खुद को कहता है कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम चौथे या पांचवें पिलर हैं डेमोक्रेसी के, हम सच्चाई को बयान करने के लिए आए, हम जनता की आवाज़ है, हमें सच कहने का हक है, वो व्यक्ति जब नफरती चीज़ें उसके एंकर जब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ बोलना, रिजर्वेशन के खिलाफ में बोलना, दलित आदिवासियों के खिलाफ बोलना, तो ये बात कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये उस मालिक को खबर नहीं होगी? और आपको भी पता है कि न्यूज़ एंकर जो भी कैमरा के सामने बोलता है, स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। हीरो जो डायलॉग फिल्म के अंदर में बोलता है तो डायलॉग कोई और लिखता है। अभय जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप खुद एक पत्रकार हैं और पत्रकारों का नाम किसी लिस्ट में शामिल करके कोई एक उक्त राजनीतिक गठबंधन कह रही है कि हम इन पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे, इनके चैनल में उनके शो में नहीं जाएंगे। हाँ, उनके शो में नहीं जाएंगे, उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। तो लेकिन जिन पत्रकारों के नाम की लिस्ट जारी हुई है, उन पत्रकारों का कहना है कि ये हमारी पत्रकारिता के लिए गर्व की बात है कि आखिर हमने जो है, हम किसी राजनीतिक पार्टी की हित की बात नहीं करते हैं, इसलिए हमें पनिश किया गया है। वो लोग इसको बलिदान की तरह देख रहे हैं उनका। और उसी लिस्ट के शामिल कुछ पत्रकारों ने कल ट्विटर पे एक मुहिम चलाया था कि यही राहुल गांधी पे क्वेश्चन करते हुए कि दादी ने 1975 के इमरजेंसी में प्रेस को बैन किया था, और अब राहुल गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए फिर से पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं, मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो मुहिम जो चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राहुल गांधी या फिर इंडिया ने ये नहीं कहा है कि हम आपके चैनल को बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपका बिजली काट देंगे, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं। अगर आप नफरती चीज़ फैलाएंगे, अगर आपका सरोकार है ही नहीं पत्रकारिता का, तो कम से कम इतनी आज़ादी तो मुझे होनी चाहिए कि हम आपके चैनल में ना जाएं। वो तो बेसिकली राहुल गांधी या इंडिया के जो लीडर्स हैं, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय। इसमें ये कहना, तो वो ऐसे भी नहीं भेज सकते थे, उसको कहने की क्या बात है? और वो उनका पार्टी का निर्णय है, वो अपने पार्टी का निर्णय पार्टी के भीतर लेते। इसको बाजार में इस तरीके से, मतलब कि राजनीति के बाजार में, पत्रकारिता की दुनिया में, ये तो एक तरीके से पत्रकारों पर सीधा हमला आपको नहीं लगता है? नहीं, आपने सही ये बात कही कि वो नहीं भी भेजते, इसको कहने की क्या जरूरत है? क्या बात है? ठीक है, ठीक है।
मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि जिस इस तरह की जो खबर आई है कि हम इतने न्यूज़ एंकर जो नफरती लोग हैं इनके पास हम नहीं जाएंगे, मैंने उसका वेलकम भी किया इसलिए कि कम से कम इन लीडरों ने पत्रकारिता और मीडिया में इतनी गंदी गंदी चीज़ें चल रही है, लोगों की रोजी रोटी पे उससे असर पड़ रहा है, इसको कम से कम तवज्जो तो दिया। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैंने उसके साथ और भी बातें कही कि ये जो अटेम्प्ट इंडिया का है वो हाफ हार्टेड है, वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। क्यों? एक पहला रीज़न मैंने आपको ये दिखाया कि जो भी एंकर बोलते हैं उसका स्क्रिप्ट कोई और तय करता है, उसके मालिक उसको तय करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक चैनल के एक एंकर के पास नहीं भेजेंगे और दूसरे एंकर के पास भेजेंगे? दूसरा सवाल एक और देखिए, मीडिया जो है उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। मीडिया को फंडिंग कौन कर रहा है, मीडिया के पीछे पैसा किसके लग रहा है, तो ये सवाल भी तो उठाना चाहिए। देखिए मीडिया में आजकल हुआ क्या है कि आप देखेंगे कि लोकतंत्र को कहा जाता है कि जहां पे मल्टीपल वॉइसेस आनी चाहिए, जितने अलग अलग लोगों के अखबार, उनके विचार, उनके न्यूज़ चैनल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि लोकतंत्र हमारे देश में है, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो क्या हो रहे हैं, देखने में अलग अलग नाम लिख रहा है कि कोई न्यूज़ 1 है, कोई न्यूज़ 2 है, न्यूज़ 3 है, न्यूज़ 4 है, न्यूज़ 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 1000 हैं। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे अगर आप पर्दा हटा के देखेंगे तो पाएंगे कुछ ही पूंजीपति लोगों का पैसा हर जगह लगा हुआ है। मैंने कहने का मतलब है दुकानें अलग अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे 3 और 4 मालिकों ने ही अलग अलग दुकानों को खरीद लिया है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े प्रमुख हैं, नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जी, राजद के लालू प्रसाद यादव जी हैं जी, डीएमके के स्टालिन हैं, सारे लोगों की सहमति से अगर यह लिस्ट जारी हुई है जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मालिकों की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी इन एंकरों की बजाय? नहीं, उसके साथ नहीं, एंकर का जारी किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि क्या ये सच नहीं है कि 2, 3, 4 बड़े घराने, बड़े पैसे वाले कारपोरेट हाउसेस, मीडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट जो उनके चैनल्स हैं उनके मालिक वही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हो सकता है कि उनका पैसा किसी और को लगा हो, कोई और उसमें लगाया हुआ हो, लेकिन समझदार लोगों को पूरा पता है कि कौन पीछे से तय कर रहा है, एजेंडा को कौन तय कर रहा है। आप एक चीज देखिए, जब इतने न्यूज़पेपर्स हैं अलग अलग और भारत में कितनी विविधता है आपको पता है। जब विविधता का क्या मतलब हुआ, डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट अलग अलग हैं, दलित के इंटरेस्ट, ओबीसी के इंटरेस्ट, ऊंची जाति के इंटरेस्ट, महिला के इंटरेस्ट, नॉर्थ इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट, साउथ के इंडिया के इंटरेस्ट, किसान का इंटरेस्ट, मजदूर का इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो हमको अलग अलग पेपर भी चाहिए, अलग अलग तर्जुमान भी चाहिए उसका। लेकिन होता क्या है कि जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, कहने के लिए कोई चैनल 1 है, कोई चैनल 2 है, लेकिन सबके पीछे क्या हो रहा है, पैसा कुछ ही लोगों का लग रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भारत में ही शायद हो रहा है या दुनिया के कुछ हिस्सों में भी हो रहा है, कि जो मीडिया हाउसेस चलाने वाली जो कारपोरेट हाउसेस होती हैं, तो होना तो वही चाहिए कि जो मीडिया का बिजनेस करे वो मीडिया का ही करे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग मीडिया को खरीद रहे हैं, जो लोग मीडिया को चला रहे हैं, उनका असल बिजनेस कुछ और है, वो माइनिंग बिजनेस में है। वो हो सकता है उनका शुगर का मिल है, उनका चल रहा है, वो तरह तरह के गलत वो बिजनेस में है। और उन सारे बिजनेसों को सही करने के लिए एक पॉलिटिकल लॉबी को अपने साथ लेने के लिए वो मीडिया में भी कुछ पैसे लगा दिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी समझ लीजिए कि आपका असली धंधा शराब बेचना है, और शराब बेचने वाले धंधे को या शराब की जो आपकी भट्टी है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एक पेपर भी खोल लिया और पेपर में आपने पैसा लगा दिया, और पेपर में नेताजी की खबर छप रही है, और वो नेताजी प्रशासन की मदद से आपके भट्टी जो शराब की भट्टी है उसको भी प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। एक बहुत ही क्या कहते हैं विशेष और जहरीला नेक्सस है। उद्योग धंधे, उसके अंदर में करप्शन, उसके अंदर में लीडरों से फेवर लेना, गवर्नमेंट से उसको क्या कहते हैं उससे सपोर्ट लेना, अलग तरीके से गलत तरीके से लेना, और कुछ पैसा मीडिया में लगाकर फिर गवर्नमेंट की तारीफ करना, उसके एजेंडे को कैरी करना। और गवर्नमेंट के एजेंडे को जब आप कैरी करते हैं, वो इलेक्शन जीत के आती है, तो अंत में क्या होता है, फिर आपको मदद भी करती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि देखने में अखबार बहुत हैं, देखने में रेडियो बहुत हैं,
देखने में वेबसाइट बहुत है, लेकिन जो चैनल मैटर करते हैं, जिनका रीच है, उन सब पर कुछ ही पूंजीपतियों का कब्जा है। इस पे भी तो सवाल उठना चाहिए। अगर सही में एनडीए जो है वो कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम समाजी इंसाफ चाहते हैं। एक और तीसरी बात ये देखिए, जो अखबार में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी सैलरी जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई लाखों लाखों में पढ़ रहा है, कोई 10,000 में काम कर रहा है। अब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में यहीं जेएनयू में पढ़ने आया था, आज से क्या कहेंगे 15 साल पहले की बात है, तो उस जमाने में हमें फीस देना पड़ता था 15,000 25,000 रुपये, सुन लीजिए। और आज फीस 5 गुना ज्यादा हो गया, 4 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया। लेकिन सैलरी उस जमाने में मुझे मिलती, जब ट्रेनी रिपोर्टर में था तो 16-17 हजार रुपये मुझे मिल जाते थे। आज 15-16 हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि फीस तो बढ़ रहे हैं 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, लेकिन सैलरी घट रही है। तो सैलरी भी एक इशूज है। पत्रकारों का कोई यूनियन नहीं है कहीं पे। अगर अरे आप बताइए, जब सबका यूनियन है, राइट टू एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है, आप उसको छीन नहीं सकते हैं। आप कहीं भी यूनियन बनाइए तो 2 मिनट के लिए कोई टॉलरेट कर सकता है, लेकिन पत्रकारिता में आप यूनियन बनाएंगे तो उसी दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। तो जो एनडीए ने, जो इंडिया गठबंधन ने जो लिस्ट जारी किया है जी, वो तो पत्रकारों का एक खास यूनियन ही है। उसमें खास ही चैनल के खास एंकर हैं। और यह भी दिलचस्प बात है जी कि उस सूची में जितने भी पत्रकार आए हैं जी, सब के सब सवर्ण जाति, उस पे भी आ रहा, उस पे भी आ सवर्ण रहा, जाति उस पे भी मैं सारे पत्रकार उसमें भी आ रहा हूँ। तो उनका तो यूनियन है ही, भले घोषित ना हो, भारत सरकार की नजर में ना हो। नहीं, आप वो सही कह रहे हैं। मैं उस दूसरे सेंस में कह रहा हूँ कि पत्रकारों का यूनियन नहीं है। आपका जो जाति का जो सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, उस पर भी मैं आता हूँ। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो गई। एक और जाति के सवाल पर मैं 1 मिनट में आता हूँ। इस देश में इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है पत्रकारों को और पत्रकारिता कैसा चल रहा है उसको मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं है कि उस पर अंकुश लगाना, मगर कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। प्रेस काउंसिल है, उसका क्या रोल है? कभी आप पढ़ते हैं कि प्रेस काउंसिल ने कोई नफरती खबर के बारे में किसी को समन किया, किसी को नोटिस दिया? आप हिंदी पत्रकारिता को देख लीजिए। देखिए, हिंदी दिवस भी कल मना हुआ है। हिंदी पत्रकारिता जो है उसकी सबसे बुरी हालत है। एक भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके उसके अंदर में नहीं मिलेगा, एक ढंग की स्टोरी नहीं मिलती है। हिंदी पत्रकारिता को एक खास समुदाय, एक खास धर्म का अखबार बना दिया गया है। और हिंदी पत्रकारिता में 4 या 3 जातियों के अलावा आपको कोई भी पत्रकार ऊपर नहीं मिलेगा। ये जाति का आप नाम लेना पसंद करेंगे दर्शकों के लिए? आप जानते हैं कि कौन सी जाति? जो जातियां हर जगह 80 से 85% जो जातियां हैं, जो हजारों सालों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बना कर रखी हुई हैं, वो जातियां का तो आप नाम जानते ही हैं, है ना? लेकिन आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के सबसे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी खुद ही अंजना ओम कश्यप के शो में कह चुके हैं कि हम मीडिया हमारे पक्ष में बात नहीं रखती है और एक सत्ता पक्ष के लिए, मतलब भाजपा के पक्ष में अपना न्यूज़ चलाती है। लेकिन जब खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके जैसे मुख्यमंत्री के काल में ही अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों का जन्म होता है। तो यह भी तो विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही कहा। उस पर भी हम आते हैं। एक सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए। मैंने कहा कि जब जातियों का नाम लेना चाहते तो मुझे कोई नहीं है। ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और क्षत्रिय, खासकर नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में, है ना। अब अगर साउथ में जाते हैं तो इसी जो जनरल कास्ट जो हैं और उनके अलग अलग नाम से उनको वहाँ पुकारा जाता है। माने जो लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी माइनॉरिटीज़ नहीं है। माइनॉरिटीज़ में भी जो मुसलमान और जो ईसाई हैं, जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े एलीट जगह से पढ़े हैं, अलीगढ़ से पढ़े हैं, कहीं से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, वो इक्के दुक्के दिख जाते हैं। इक्के दुक्के कश्मीरी भी दिख जाते हैं। थोड़ा उनको अंग्रेजी आती है, थोड़ा उनका कल्चरल कैपिटल। लेकिन मुसलमानों में जो पसमानदा हैं, जिनको उर्दू बोलने भी नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है कि उनको उर्दू से प्रेम नहीं है, उनके इलाके में आप उर्दू का टीचर ही नहीं दोगे तो कहाँ से बन पाएंगे। जो आदमी सफाई का काम कर रहा है, जो आदमी ईंट पत्थर का काम कर रहा है, उससे आप तवक्को करेंगे कि वो फंसी उर्दू बोले, तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो उर्दू हिंदी से भी वंचित, क्या अंग्रेजी तो दूर की बात, ऐसे लोग भी पत्रकारिता में नहीं है। दलित तो कहीं है ही नहीं है।
अरे पिछड़ा भी नहीं है कहीं पे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में कोई पिछड़ा नहीं है। और आपने कहा ये सोशल जस्टिस का सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो लोग इंडिया के लोग हैं इस पे भी उनको बोलना चाहिए कि भाई हम जब सत्ता में आएंगे या हम जब सरकार बनाएंगे तो हम कुछ इस तरह की पॉलिसी लाएंगे जहां पे यूनियन भी हो, इस तरह का रेगुलेशन भी हो कि जो गलत धंधे में जो व्यापार कर रहे हैं वो लोग पत्रकारिता के मालिक न बन जाएं। शराब का भट्टी भी चला रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि आप अखबार के भी मालिक हो गए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तरह तरह के बिजनेस वो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो शराब की भट्टी का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका धंधा अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप न्यूज़ से रिलेटेड ही काम कीजिए, तो आप दूसरे धंधे में क्यों हैं? यानी आप वहाँ की चीज़ों को छुपाने के लिए आते हैं और कहना पड़ेगा कि दलित और आदिवासी को आप रिजर्वेशन देंगे, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, यूएस में बहुत सारे जगह पे अफर्मेटिव एक्शंस हैं, आप उनको सरकार कह सकते हैं कि अगर आपके न्यूज़पेपर में एडिटर अगर कोई दलित होगा या कोई पिछड़ा होगा तो क्या होगा, हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे, हम आपको कागज सस्ते पे दे सकते हैं, हम आपको बिजली का रेट 1 रुपये कम कर सकते हैं, आपको जमीन देने में कुछ हम आपको हम मदद कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन भी आना चाहिए। और एक देखिए, इस देश का दुर्भाग्य इसलिए है, आप देखते हैं कि पत्रकारिता इतना जल्दी क्यों नतमस्तक हो जाता है। देखिए, सोचिए मेरी बात, सत्ता की तरफ से कोई ट्वीट आया, उस ट्वीट पे ही पूरे दिन में खबर बनती, इसलिए बनता है कि सत्ता वर्ग में बैठे हुए जिस जाति और धर्म के लोग हैं उसी धर्म की आइडियोलॉजी और उसी धर्म से रिलेटेड लोग सब अखबार में बैठे हुए हैं। अरे पार्लियामेंट में आपको दलित और पिछड़ा दिख भी जाएगा, लेकिन न्यूज पेपर के ऑफिस में आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक भी नहीं दिखेगा। अगर कोई चला भी गया तो उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, उस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाएगा कि तुमको बोलने नहीं आता है, तुमको लिखने नहीं आता। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, मीना कोतवाल जी का नाम आप जानते हैं। मीना कोतवाल जी मेरे ही आईएमसी से पढ़ी हैं, मेरे से जूनियर हैं। वो जब बीबीसी में गई तो बीबीसी में जाने के बाद क्या होता है कि उनको कुछ ही दिन के बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन वहां पर जितने झा लोग हैं उनको किसी ने बाहर नहीं किया। और आज जब वो बाहर निकली और छोटे से मोबाइल लेके और इधर उधर पत्रकारिता करने के बाद आज उनको न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े अखबार में उनके ऊपर प्रोफाइल छप रही है। तो इस देश का यही दुर्भाग्य है कि दलित और पिछड़ा तो एक तो पत्रकारिता के लिए फीस नहीं दे सकता है, अगर फीस दिया तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी मिलेगी तो आप उसको प्रताड़ित करके बाहर कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र में तो कुछ दलित और पिछड़ा दिख भी जाते हैं, वहां भी पूरी आबादी उनकी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है उस आबादी से, ओबीसी भी नहीं है, दलित पिछड़ा को भी जनरल सीट से जगह नहीं मिलती है, मगर कहीं दिख भी जाते हैं तो आपको पत्रकारिता में नहीं। एकदम सवर्णों का मठ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवर्णों का मठ है। इसलिए मेरी अपील है इंडिया के जो टीम लीडर्स हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो शुरुआत की है उसको अंजाम तक लेके जाइए और आप वादा कीजिए कि आप जब आएंगे तो आप दलित और पिछड़ों को आगे लाएंगे। और एक और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जितनी पार्टियां हैं ये तो आपने वो नफरती चैनल एंकर्स का नाम दे दिया, आपके मुखपत्र क्यों नहीं निकलते हैं? आपका कोई चैनल क्यों नहीं है? अब देखिए, ये इंडिया वाले भी लोग हैं, या तो इनका मुखपत्र नहीं निकलता है, इनका कोई पेपर नहीं है, इनका कोई अपना कुछ नहीं है, और अगर किसी ने कोई पेपर भी निकाल दिया तो पेज नंबर 1 से लेके और लास्ट पेज तक ये अपने लीडर का ही फोटो छापते हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है? अरे कोई पेपर निकला तो क्या, अगर मैं कांग्रेस का पेपर निकालूंगा तो क्या पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक राहुल गांधी का ही फोटो डालूंगा? अगर मैं समाजवादी पार्टी का कोई मुखपत्र निकाला तो क्या पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक मैं समाजवादी पार्टी का ही लीडर का ही फोटो डालूंगा? ये पत्रकारिता नहीं, ये चमचागिरी है। आप देखिए, एक जमाने में बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था, कौमी आवाज हुआ करता था, और वो अखबार भी आजकल देखिए कि वो भी उसकी भी कोई ताकत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस, कौमी आवाज जो है, जो कि कांग्रेस पार्टी से उसका कहीं ना कहीं सरोकार है, उस अखबार में उर्दू में मैंने लिखने के लिए मैंने कहा, और उसके एक एडिटर साहब से मैंने फ़ोन करके कहा कि सर हमारी कोई आमदनी नहीं है, हमारी कोई आमदनी नहीं, मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं, मैं भी सेकुलर ख्याल का हूं, तो मैं कुछ आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा, मुझे रूम का किराया, कुछ खाने पीने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। वो महाशय मोहतरम ने मुझे क्या कहा, अभी हमारी हालत ठीक नहीं है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, एक पत्रकार जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो लिखना चाहता है, तो आपके दफ्तर से आपका जो एडिटर है वो उसको मजदूरी लिखने का पैसा 1000 रुपया 2000 रुपया नहीं दे सकता है, उसको एक नौकरी नहीं दे सकता है। लेकिन जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसी मजलिस में जाते हैं, किसी अधिवेशन में जाते हैं, तो लाखों लाखों रुपए का फूल और माला जो है सड़कों पर बिछा कर उनका स्वागत किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लेने से कोई न्याय और इंसाफ नहीं होता है। सोशल जस्टिस पार्टियों का भी तो हाल देखिए, आपने अंजना ओम कश्यप जी का बात बताया, आपने बताया अखिलेश जी का बताया। अखिलेश जी के एक आता था, पर्चा आता था सोशलिस्ट,
मैं देखता था पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक उन्हीं का फोटो छपा, अखिलेश यादव का छपा हुआ। अरे भाई, सोशलिज्म का मतलब अखिलेश यादव हुआ कि सोशलिज्म का मतलब लोहिया हुआ? बोलिए, सोशलिज्म का मतलब कर्पूरी ठाकुर हुआ? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें जो चल रही है, ये अच्छा है कि मीडिया का इशू हाईलाइटेड हो रहा है, लेकिन ये हाफ हार्टेड है। इसको एक मंजिल तक पहुंचाने की जरूरत है और इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। ये राजनीति कोई खेल नहीं है कि उसने कुछ किया और हमने कुछ करके कुछ मजलिस लूट लिया। आपको जमीनी बदलाव करने पड़ेंगे। साथियों, अभी हम सुन रहे थे स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार जी को। अभय कुमार जी बहुत ही वर्षों से, बहुत सालों से पत्रकारिता की दुनिया में हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। हर एक जगह लिखते हैं। भारत का शायद ही ऐसा जनवादी संस्थान हो, पत्रकारिता की दुनिया का मुखपत्र हो, पत्रिकाएं हो, अखबार हो, जहां इनके लेख नहीं छपते हैं। इन्होंने मुख्य बातें कही कि भारत में जो पत्रकारिता है, दरअसल में यह सवर्णों का मठ है। इन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो गठबंधन जो नई सूची जारी की है, यह सूची आधा प्रयास है। पूरा प्रयास तब माना जाएगा जब ये वादा करेंगे जनता से कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो एक ऐसा प्रयास करेंगे जिससे किसी भी पढ़े लिखे पत्रकार को किसी की गुलामी करने की नौबत ना आए। वह अपनी बात सच लिख सके, उससे दो पैसे भी उसे मिल सके, सरकार उसकी सुरक्षा भी करे, आम जनमानस में उसके प्रति सम्मान का भी भाव हो। इन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारिता में सबसे पहले आरक्षण की ज़रूरत है। वो उसे कैसे लाया जाएगा, यह सरकार का सोचना काम है। अगर सरकार ये सब नहीं कर पाती है और फिर भी ऐसी सूची जारी करती रहती है, तो मुझे लगता है कि यह पत्रकारों पे नाजायज़ हमला है, बल्कि उन्हें एक पूरा प्रोग्राम लेके आना होगा। इसी के साथ मैं अभय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ।